अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपनी एक बुक माइक्रोबायोलॉजी को सिलेक्ट किया है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक रिव्यू माइक्रोबायोलॉजी लेविंसन से हम पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी की डोमेन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसका एक है हिस्सा पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी भी डिस्कस करवा दूँ, ठीक है, वो भी पढ़ा दूँ। अब होता क्या है कि इम्यूनो जब हम पढ़ते हैं तो हम लेविंसन के चैप्टर नंबर 57 से डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन ज़्यादातर बुक्स के अंदर कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। एट द एंड जब आप इस वीडियो को सुनेंगे समझेंगे तो एट द एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। जो अगर कोई और बुक भी आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको समझ अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स में लिख दिया है। इनीट अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एंट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर उगते हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के इमरजेंस के बारे में अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पूरी इम्यूनो को कवर करने के बाद जब आप कर लेंगे तो इस वीडियो में हम कॉन्साइज एंड लिमिटेड हम इम्यूनो को डिस्कस करेंगे। मतलब हम एक वीडियो के अंदर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, ठीक है। आप आगे ये चैप्टर बेशक थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़ाहिर सी बात है ओवरव्यू है, इतना नहीं है मुश्किल, लेकिन अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। उन पे ज़्यादा तवज्जो मैं भी उन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाऊंगी ताकि जो है ना वो आपको सही से उनके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इनीट इम्यूनिटी सबसे पहले इम्यून फंक्शन का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। एज़ वी ऑल नो कि हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, लिमिट करता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया फंजाई वायरसेस पैरासाइट्स की वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने का काम इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम में अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम पढ़ें तो वो आती है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो उन्हें स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का सामना करना पड़ता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस लाइन को तोड़ के बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाती है एंड विच इज़ इनेट इम्यून सिस्टम। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अडेप्टिव इम्यून सिस्टम आता है। इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब कहते हैं ना कि अंधाधुंध फायरिंग करने वाला काम करता है। चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, पैरासाइट्स हो, इसे किसी भी मजीद सेल्स के इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बस किलिंग करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, इसका मेन काम ये है। इसके अंदर जो सेल्स आते हैं वो नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आते हैं। अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे आगे जाते रहेंगे तो एक एक चीज़ की डिटेल हम मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। ये इम्यूनिटी जो होती है ना ये मिनट्स में डेवलप होती है। कहते हैं ना कि फ़ौरन से जो हमें आर्मी चाहिए होती है तो वो इनेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है, मिनट्स के अंदर काम करती है। इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब कोई ऐसे सेल नहीं होते जो बच जाते हैं और बाद के लिए हम रख लेते हैं। सारे सेल्स उसी वक्त एक्ट करते हैं, काम करते हैं और फिर अपना काम करके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स प्रोटीन्स की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अलग से एक चैप्टर है इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। लेकिन इसके अंदर इनेट के अंदर जो स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं इनेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, जबकि अडेप्टिव के अंदर एंटीबॉडीज़ आती हैं। दोनों ही प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अडेप्टिव क्या होती है, अडेप्टिव जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। यानी वायरस के खिलाफ अलग से एक्ट करना, बैक्टीरिया के खिलाफ अलग से एक्ट करना, फंजाई के खिलाफ करना, और ये स्लो होती है, इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये डेवलप हो जाती है तो ये काफ़ी अरसे तक रहती है। इसके अंदर जो सेल्स आते हैं वो टी सेल्स, बी सेल्स आते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स अपना काम करते हैं। इनके अलग से चैप्टर हैं टी और बी सेल्स के, आगे डिस्कस करना है डिटेल में। अगर आपको कोई बात अभी समझ नहीं आ रही कि व्हाट आर दीज, क्या क्या चल रहा है, तो आप परेशान ना हो, अभी हमने बहुत ज़्यादा इनको अच्छे से समझना है। अच्छा, ये हमने बता दिया इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब होता क्या है कि फैक्टर अभी मैंने बताया था ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से बनती है, बताया था। तो उसी को थोड़ा सा बता रहे हैं कि फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देते, कि भाई तुमने एंटर ही नहीं होना। इम्यून सिस्टम तो चलो अपना काम करेगा एंट्री के बाद, लेकिन तुमने एंटर ही नहीं होना, ठीक है। एंटर नहीं होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्किन होती है ना, स्किन के अंदर कैराटिन लेयर होती है। कैराटिन लेयर जो होती है वो मैकेनिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, वो नहीं एंटर होने देती। लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी टीयर्स के अंदर, वो बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को तोड़ देता है, तो ये बैक्टीरिया फिर एंटर नहीं हो पाता। रिस्पायरेटरी सीलिया होते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं म्यूकस, मतलब
उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है तो म्यूकस कंटेनिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ट्रैप मतलब ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं, म्यूकस की वजह से ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, पीएच कम होती है स्टमक में, विजाइना में, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाते। हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, कुछ हम आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है ना वो वैसे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा उन्हें कहते हैं कि वो हमारे नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो अपनी यूजुअल एनाटमिक स्टाइल मतलब अगर वो उस साइड पर प्रेजेंट है जहाँ पे वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, अगर वो उस साइड से मूव कर जाए कहीं और चले जाएँ तो वो पैथोजेनिक बॉडी के लिए एक पैथोजन का काम कर सकता है। पैथोजन वो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करवा सकता है उसे हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो पैथोजन का काम कर सकते हैं अगर अपनी वो एनाटमिक साइड से रिमूव हो जाए, अगर अपनी असल जो जगह है वहाँ से हिल जाए तो। ठीक है, ये कह सकते हैं। वैसे वो कैसे नॉर्मल फ्लोरा प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा उन रिसेप्टर्स को एक्यूपाई करके रखते हैं कि कोई बाहर का और पैथोजन उन पे आके एक्ट नहीं कर सकता। उन रिसेप्टर्स पे इस तरह से ये काम करते हैं, इस तरह से हमारी बॉडी को बचाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंट्री से। ठीक है, अब अगर ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर एंटर हो गया है, ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, अब हमने उसकी ग्रोथ बॉडी के अंदर रोकनी है, ये एंटर तो हो गया लेकिन ग्रो ना कर पाए, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पैक करते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल किलर सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, वो ये बनता है कि ये वायरस पैक नहीं करते, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पैक करते हैं। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, ये बने ही फेगोसाइटोसिस के लिए हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस दोनों बने ही, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये स्किन वाले भी इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं, इन्होंने एंट्री से रोका था, और ये इस लाइन में भी हम इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये जैसे सॉरी न्यूट्रोफिल्स एंटीजन नहीं होते, एंड न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म आया ना उसको इंजेस्ट करके उसकी डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स जो है ना ये होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो होते हैं जो एंटीजन को मतलब कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म आया उसको इंजेस्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करके अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स को। एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स में टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे, यानी वो जो एंटीजन आया था ना वो सबको बताएंगे कि वो एंटीजन ना बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, मतलब एंटीजन को ना एक तो इंजेस्ट करके कर दिया, हजम भी कर, उसको प्रोसेसिंग भी उसकी कर ली, लेकिन अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करेंगे। एडेप्टिव इम्यूनिटी को भी बताएंगे कभी एंटीजन आया था, तुम भी तैयारी करो, तुम भी इसके खिलाफ काम करो। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स इस तरह से भी काम करते हैं। आगे है कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम एक से चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको सही समझ आएगा, वैसे अभी आपको इतना सही समझ नहीं आएगा। ये दरअसल प्रोटीन्स होती है, लिवर बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, और ये बॉडी के अंदर क्या करती हैं, ये बॉडी के अंदर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो रही होती है ना इसको आसान करती हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, फीवर जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ सही नहीं होती, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से इन्फ्लेमेशन जो होती है ना आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन जो होती है कहीं भी किसी साइड पर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो बैक्टीरिया ना वहीं पे फंस के रह जाता है, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो ये ना एक वॉल बना देगी, इन्फ्लेमेशन एक इर्द गिर्द एक वो बना देगी जिसकी वजह से बैक्टीरिया बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये इन्फ्लेमेशन का काम ये होता है। तो ये मैंने बता दी इन्नेट इम्यूनिटी किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ ली। और इनेट इम्यूनिटी ना आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इसमें स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स की जो हमने बताया था ना कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एक बैरियर को तो पैक करती है, वो भी दरअसल इनेट इम्यूनिटी ही होती है बॉडी की, यानी नॉन स्पेसिफिक होती है, बर्थ पे प्रेजेंट होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना ये तब किसी कोई भी एजेंट आता है ना उससे उसका एक्सपोजर के बाद ही बनती है। ठीक है, पहले से नहीं प्रेजेंट होती है, उसके एक्सपोजर के बाद बनती है, और ये स्पेसिफिक होती है, ये बी और टी सेल्स की वजह से होती है। और ये इनकी बहुत इसकी ना 3 चीज़ हम कहते हैं, जब भी हम अडेप्टिव इम्यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं ना तो 3 चीज़ों का काम अडेप्टिव के लिए हम 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला वर्ड होता है डाइवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इसकी होती है। ठीक है, एक होती है स्पेसिफिसिटी, एक होती है मेमोरी। ये 3 चीज़ें होती हैं जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये 3 चीज़ें कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करती है, और इसकी मेमोरी होती है कि अगर सेल्स एक दफ़ा बन जाते हैं तो वो मतलब कुछ सेल्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं जो कि मेमोरी सेल्स के तौर पे काम करते हैं, दोबारा से जब एक्सपोजर होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक कर सकते हैं।
और इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जो टी सेल्स होते हैं ना, उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी मैंने बताया कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर टी और बी सेल्स आते हैं, बताया ना। अब जो टी सेल्स होते हैं उनको हम क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन की बुनियाद पर, उनके सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है उसकी बुनियाद पर उनको डिवाइड मतलब उनको क्लासीफाई करते हैं। कुछ होते हैं CD4 पॉजिटिव, कुछ होते हैं CD8 पॉजिटिव, इस तरह से CD4 पॉजिटिव होते हैं, कुछ होते हैं CD8 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो CD8 का मतलब होता है कि ये होते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, और CD4 होते हैं टी हेल्पर सेल्स, CD4 होते हैं टी हेल्पर सेल्स, और CD8 होते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। CD4 आपने ना इसके लिए रूल ऑफ 8 याद करना है कि CD4 ना उन MHC प्रोटीन्स को रिकग्नाइज करेंगे, उन एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे जो MHC क्लास 2 के साथ कॉम्प्लेक्स हैं। किसके साथ कॉम्प्लेक्स है? MHC क्लास 2 के साथ। और CD8 उन एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे जो MHC क्लास 1 के साथ, MHC क्लास 1 के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। MHC क्लास 1 की दरअसल ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन के साथ जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो फिर इनको एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, टी सेल्स रिकग्नाइज करते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है इनका? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं MHC, ठीक है, ये MHC है। तो अब हमने यहाँ का काम कर लिया यहाँ तक। अब बी सेल्स का थोड़ा सा फंक्शन पढ़ते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि माइक्रोब्स को ऑप्सनाइज करने का मतलब होता है, ऑप्सनाइज का मतलब होता है कि माइक्रोब के ऊपर निशानी लगा देंगे कि ये माइक्रोब है, कहते हैं ना दुश्मन को पकड़ लेना कि ये है भाई, इसी फेगोसाइटोसिस करो आके। न्यूट्रोफिज मैक्रोफेजेस जो कि पहले इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं, उनसे कहेंगे इसकी आके फेगोसाइटोसिस करो। तो इनके कंबाइंड इफेक्ट क्या होते हैं? टी और बी सेल्स का कंबाइंड इफेक्ट अगर पढ़ें तो ये होता है कि ये इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास और जो ये सेल्स होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से और भी मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और टी सेल्स के बड़े काम होते हैं जो अगले मतलब इसके अलग से चैप्टर्स हैं, उसके अंदर बहुत डिटेल से इनके काम लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं ना, इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे।